हेडिंग डाल ली एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ एक सेकेंड ना। तो नोट्स निकाल के लाती हूँ।
सेक्शन नंबर डालो। सेक्शन 32 1 2A। अब देखो ये एडिशनल एप्लीकेशन क्या है। एक तो अपन को नॉर्मल WDV वाला मिल ही रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करें, तो वो उनको एडिशनल बेनिफिट देना चाह रही है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या जो पावर जनरेशन वाला बिजनेस है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हो तो हम प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है उसका 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, 20% का क्या मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस सेक्शन के एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है, सबसे पहले वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसी में लिखो असेसी एंगेज्ड इन, असेसी engaged in manufacturing, engaged in manufacturing business, power generation, power distribution या पावर ट्रांसमिशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, सेकेंड पॉइंट में लिखना 20%। एट द रेट 20% allowed on plant and machinery। 20% अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब बेटा कुछ प्लांट एंड मशीनरीज को इससे बाहर रखा गया है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी पे ये वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो किस पे नहीं मिलेगा, तो अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखो एक्सेप्ट, अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लेते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट में लिखो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। दूसरा, जो ऑफिस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई होती है बेटा, AC, कंप्यूटर, फैन, ये सब प्लांट एंड मशीनरी है ना, मशीनरीज ये सब, पर इन पर नहीं मिलता, ठीक है। या घर पे जो लगी हुई मशीनरी है उस पे नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय क्वार्टर्स के अंदर जो हमने मशीनरी लगा के रखी हुई है तो बिजनेस की, पर उस पे नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, इन ऑफिस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन।
ठीक है। थर्ड लिखो शिप्स, शिप, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। हाँ, शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और बेटा अभी अपन आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसपे 100% डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है। हाँ, ठीक है, जिसमें जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट यूज हो रहा है ना, वो जिस साल खरीदो उसका 100% डिडक्शन पहले ही साल मिल जाता है। तो अगर 100% डिडक्शन मिल गया उस पर, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग से नहीं लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% deduction allowed, plant and machinery on which 100% deduction allowed in the previous year, in the previous year in PGBP. अब थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे, ये अपन ने 2 पॉइंट हो गए, है ना। थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे कि कौन से साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है। ठीक है, लिखो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड only in the first year in which, only in the first year in which asset was first put to use, asset was first put to use, क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी से मिलेगा ना जब पुट टू यूज होगी। ठीक है, is allowed only in the first year in which asset was first put to use। देन इतना समझ में आया। ठीक है, अब बेटा वो 180 डेज वाला पॉइंट याद है क्या, क्या था, क्या था पॉइंट? हाँ, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि कोई एसेट है वो पुट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज लेस, लेस देन 180 डेज है, तो फिर क्या पूरा 20% मिलेगा? नहीं, पहले साल 10% मिलेगा, बट बाकी का बैलेंस अगले साल मिल जाएगा 10%। मतलब टोटल में 20% मिलेगा और आधा आधा करके। ठीक है, अगर 180 डेज से कम इस साल पुट टू यूज हुआ है तो 10% इस साल, 10% अगले साल। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट डाल के इसको लिखेंगे अपन। फोर्थ पॉइंट डाल के लिखो इस पॉइंट को, इफ asset is put to use, if asset is put to use for less than 180 days, for less than 180 days, then additional depreciation, then additional depreciation allowed at the rate 10%, then additional depreciation is allowed at the rate 10% in current previous year, in current previous year, and balance 10%, and balance 10% in next previous year। क्लियर है ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड, additional depreciation is allowed only if assessee follows, only if assessee follows WDV मेथड, क्योंकि यहाँ पे पावर जनरेशन है ना, वो एसएलएम भी लगा सकते हैं, बट वो एसएलएम लगाएंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
only if SSC follows WDV मेथड। ठीक है, अब देखो जरा इसको देखो, इस टाइप की मशीन्स देखिए, फोकलिफ्ट है ना। अब ऊपर बोला कि व्हीकल पे नहीं मिलेगा, ठीक है, बट सवाल यह है कि ये व्हीकल है क्या, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर यूज होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह, इतना भारी भारी सामान होता है फैक्ट्री के अंदर, वो इंसान नहीं कैरी करते, वो यही कैरी करता है, ठीक है। तो क्या ये व्हीकल में काउंट होना चाहिए, है ना, तो मतलब इसमें मिलना चाहिए एडिशनल एप्रिसिएशन, है ना। चलो लिखो, कौन सा पॉइंट हो गया, 6 लिख लो। लिखो फोकलिफ्ट ट्रक, forklift truck used inside the factory, used inside the factory is not a vehicle, is not a vehicle, so eligible for additional depreciation। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, ठीक है, ये एक केस से आया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। लिखो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काउंट होगा, ये सवाल था। क्या आप प्रिंट और पब्लिश कर रहे हो बुक्स, तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। देखो प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग। अब दूसरे कलर से नोट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, दूसरे कलर की पेन से लिखना, ये वाला नोट अलग से दिखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, हाईलाइट कर लेना। Additional depreciation is not allowed if assessee opted for, if assessee opted for section 115 BAC, ठीक है। Additional depreciation is not allowed if assessee opted for section 115 BAC। Done। शीट निकालो, उसमें से एक क्वेश्चन निकालेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन की शीट भी नहीं होगी। रुको मैं अपने शीट मंगवा लूं, या तो दिखाओ, मैं तुम लोग को अब तुम्हारी शीट में देख के बता देती हूँ कौन सा। हेलो सर, पीजीबीपी की एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दे, मेरे फोन से ना डेटा उड़ गया। ये जो फर्स्ट दिख रहा है वही कर, स्टडी मटेरियल का फर्स्ट पढ़ो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार।
हम्म। श्रुति के पास शीट है क्या? मॉड्यूल का क्वेश्चन है पहला वाला, स्टडी मैथ का। लास्ट वाली लाइन का क्या है? असली दैट वाज द सक्सेसफुल परचेज बाय ऑन पेज। वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। उसमें लिखा होता है कि अगर कैश से पेमेंट किए तो वो अलाउ नहीं होता। ठीक है? आगे आएगा वो सेक्शन। हाँ, बनेगा फॉर्मेट। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीनरी को बैलेंस नहीं होता है तो अदर प्लांट मशीनरी। हाँ बेटा। कितने ब्लॉक्स बनाए? दो। एक प्लांट एंड मशीनरी 15% का ब्लॉक है और एक प्लांट एंड मशीनरी 40% का ब्लॉक है ना।
तुम लोग पहले कर लो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, फिर मैं चेक करवाती हूँ। 15% लगना है और एडिशनल डेप्रिसिएशन में 15%, 30% कर रहा है। नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है। अलग अलग कैलकुलेट करो, अलग अलग लिखो। देखो, डेप्रिसिएशन के अंदर लिखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। आया डेप्रिसिएशन? कितना टाइम लग रहा है तुमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में? कर लिया है? कितना है? 15% वाले में कितना है? नॉर्मल वाला अलग, एडिशनल वाला अलग, बता दो। तुम लोग का कितना है?
58 lakhs की WDV है फॉर मशीन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। उसमें से 8 लाख पर 7.5% लगेगा, और बाकी 30 और 20 50 लाख पे 15% लगेगा ना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालो पहले, और फिर एडिशनल निकालो। एडिशनल डेप कैसे निकलेगा? इस साल कितनी खरीदी है? 20 लाख की खरीदी है। 20 लाख पे 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, न्यू मशीन पे लगता है वो। और बाकी 8 लाख पे 10% लगेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? पहले एसेट का पहले डेप्रिसिएशन बताओ मुझे। हम्म 4,80,000 ना बेटा। 8,10,000 आया और 4,80,000 आया। लेस करके WDV निकालो। और यहाँ कंप्यूटर है ना, ये तो कंप्यूटर पे तो एडिशनल मिलता ही नहीं है, सीधे सीधे नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाओ बस। लेस देन 180 डेज है तो 20% से लगा दो। 3 लाख पे 20% से लग जाएगा, 40% रेट है पूरे साल का। बताओ, WDV निकाल दो हम। हम्म चलो, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चले आगे। हेडिंग डालो, एक्चुअल कॉस्ट। सेक्शन 43(1). असेट की जो अपन एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हैं ना WDV को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो एक्चुअल कॉस्ट में अपन को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, मतलब उस एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए कौन कौन से खर्चे जुड़ जाएंगे, वो अपन देख रहे हैं। वो अपन को सेक्शन 43(1) बताता है। ठीक है ना। तो इसका अपन पूरा स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब परचेज प्राइस तो लेना ही है। परचेज प्राइस ले लिया अपन ने। अब इसमें हम ऐड क्या क्या करेंगे? अकाउंट्स में तुम लोग एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या ऐड करते हो बताओ? कैरियज, इंस्टॉलेशन, वो सब। ठीक है, चलो लिखो ऐड। सबसे पहले लिखो इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। फिर तुम लोगों ने बोला ट्रांसपोर्टेशन, है ना। कैरियज मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल कॉस्ट क्या होती है? वो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हो ना। इंजीनियरिंग अगर इंस्टॉल करने के लिए लगेगा तो लगेगा ना। हाँ,
इसके बाद ट्रायल रन करते हैं कभी कभी हम, बड़ी मशीन्स लेते हैं तो जो ट्रायल रन का एक्सपेंस होता है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो टेस्ट रन। टैक्सेस ऑब्लिक ड्यूटीज। तुम लोगों ने अभी जीएसटी में आईटीसी का कॉन्सेप्ट समझा है क्या थोड़ा सा? हाँ, आईटीसी का कॉन्सेप्ट समझा है क्या अभी जीएसटी में थोड़ा सा? आईटीसी क्या है? क्रेडिट मिल जाता है, हम खरीदते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं तो उसका हमको क्रेडिट मिल जाता है। अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर आईटीसी मिल रहा है तो उसका तो हमको क्रेडिट ही मिल जा रहा है ना बेटा, तो वो हमारी जेब से खर्चा हो ही नहीं रहा। समझ में आया? अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है मतलब वो जेब से हमारे जा रहा है। समझ गए क्या? तो ब्रैकेट में लिख लो इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल। इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल। और नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्रैकेट में लिखो अप टू। अगर मैंने असेट बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन लिया है तो जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो अलग से अलाउ होगा। ठीक है? इसमें से अपन कुछ चीजें लेस भी करेंगे। ऐड क्या क्या करेंगे समझ में आ गया है ना? बेसिकली असेट को रेडी टू यूज होने, रेडी पुट टू यूज होने तक का जो खर्चा, ठीक है, लेस करेंगे। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी अपन जब ट्रायल रन करते हैं, मशीन चलाकर देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर देखते हैं उससे, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट बने ट्रायल रन में वो भी हमने सेल कर दिए, तो सेल होकर तो वो पैसा रिकवर हो गया ना, समझ में आया? तो वो जितने भी सेल हुई ट्रायल रन प्रोडक्ट्स की वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगी। ठीक है, तो लेस करो सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। और दूसरी चीज जो लेस होती है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है आपको असेट खरीदने के लिए, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तब 50% सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, आपने एसेट खरीदा 1 करोड़ का, 50 लाख आपको गवर्नमेंट से मिल गए, तो वो आप लेस कर दोगे तो आपके लिए कॉस्ट कितनी है, 50 लाख। समझ में आया? लिखो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। ये जो आया ये अपना क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। एक्विजिशन के लिए अगर ग्रांट मिली है तो इसमें से लेस कर देना बस। ठीक है, चलो नोट डालो। ये वही नोट है वो कैश वाला जो मैं अभी बता रही थी, कैश पेमेंट वाला। नोट नंबर 1 डालो। देखो, if any payment is made, if any payment is made in relation to acquisition of asset,
any payment is made in relation to acquisition of asset more than rupees 10,000, ऐसा अपन कैश का पहले भी पढ़ चुके हैं शायद से, किया है 10,000 से पे। हाँ, कहाँ पे किया था? अदर सोर्सेज में किया था, अदर सोर्सेज में किया था ना क्या? अदर सोर्स लिखो, लिखो एक्विजिशन ऑफ एसेट मोर देन रुपीज 10,000 by any mode, by any mode other than, by any mode other than account pay check, account pay check, कॉमा डिमांड ड्राफ्ट, डीडी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, अगर याद रहे कि डीडी इज फॉर डिमांड ड्राफ्ट। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम भी पढ़ा था अपन ने, उसको भी शॉर्ट में लिख सकते हो ईसीएस। टू अ सिंगल पर्सन in a single day, to a single person in a single day, then such expenditure is not included in actual cost, is not included in actual cost। तो बेटा अगर आपने एसेट खरीदा और उसकी पेमेंट 10,000 से ज्यादा की है और आपने इन अलाउड मोड से पे नहीं किया, किसी और मोड से पे किया, तो आप उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, और जब एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे तो उसमें डेप भी नहीं मिलेगा, सीधा सिंपल सा है। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, ये 10,000 वाला पॉइंट ना अभी आगे भी अपन को मिलेगा। ठीक है, मतलब खर्चे जब अपन सारे डिस्कस कर लेंगे ना, तो कौन सा खर्चा अलाउड नहीं होता है उसमें एक पॉइंट और आएगा, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फिर से मिलेगा अपन को। ठीक है, हाँ 10,000 के नीचे के कर सकते हो कैश से, नॉर्मल बेरर चेक से, बट 10,000 से ऊपर का कर रहे हो अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो फिर इन्हीं मोड से करोगे। नहीं, पूरा ही डिसअलाउ होगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, अब समझना, पहले सेकंड पॉइंट समझ लो। बेटा मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को पहले मैंने किराए से चढ़ाया हुआ था, ठीक है, किराए से चढ़ी हुई थी, ये 5 साल पुरानी बिल्डिंग, बट अब मैंने इसके किराएदारों को भगा दिया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको अपने ही बिजनेस के लिए यूज करूँ। तो एक असेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा था, अब वो मेरे बिजनेस का असेट बन गया, तो अब मुझे उसको अपने बिजनेस की बुक्स में दिखाना है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर बेटा इसकी मैं एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालूं? ये तो 5 साल यूज होकर आई ना मेरे पास, मतलब बिजनेस के अंदर, तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालें? लगाओ दिमाग, तुम लोग बना रहे होते लॉ तो कैसे बनाते? बिल्कुल सही, एफएमवी तो बहुत ज्यादा जाएगी, और यहाँ पर एफएमवी लेने नहीं देगा इनकम टैक्स, क्योंकि एफएमवी ज्यादा ली तो डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अपन 5 साल पहले वाली कॉस्ट लेंगे और 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाकर, नोशनल डेप्रिसिएशन, ये वाला 5 साल का डेप्रिसिएशन हमको मिलने वाला नहीं है खर्चे की तरफ, पर हम अभी की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि जैसे शुरू से क्या हो रही है बिजनेस में यूज हो रही है, तो 5 सालों तक का डेप्रिसिएशन अभी प्रेजेंट रेट से ही, 5 साल पुराने रेट्स नहीं निकालने, प्रेजेंट रेट से ही क्या करो,
डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आज की वैल्यू तक पहुंच जाओ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तक। ठीक है, चलो लिखो इसको। वो तो एसेट अक्वायर्ड के लिए। ठीक है, if any if any building if any building which was used for any other purpose, if any building which was used for any other purpose, now brought into business, now brought into business, अपन उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट विल बी, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे नोशनल डेप्रिसिएशन एट करंट रेट। करंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से नोशनल डेप्रिसिएशन जितने भी साल पुरानी बिल्डिंग है उतना लगाकर क्या निकाल लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। और ये एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? एग्रीगेट। ठीक है, इससे एक एग्जांपल करते हैं। ये बिल्डिंग है, ये बेटा मैंने परचेज करी थी ऑन 19th दिसंबर 2019। ठीक है, कितने की खरीदी थी? फॉर 10 lakhs। और ऑन 18th जुलाई 2023 brought into business। ठीक है, कैसे निकालें इसका? करो, तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं करती हूँ। हाँ बेटा। नहीं, यहाँ पर देखेंगे ना, क्योंकि अगर अगर मैंने क्या बोला, अपन ऐसा मान रहे हैं कि अगर अपन 19 दिसंबर से ही बिजनेस के लिए यूज करते, आज उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होती? तो 19 दिसंबर से ही फिर कंसिडर करो ना, तो 180 डेज वाला उस साल के लिए कंसिडर करो। ठीक है,
निकालो कितना है एक्चुअल कॉस्ट। हाँ ठीक है, अभी तो अपन एक्चुअल कॉस्ट की बस बात करें, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट तक बस पहुंच जाओ, बाकी इस साल का डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से ब्लॉक में ऐड हो जाएगा ना वो तो। बस अपन को ब्लॉक में ऐड करना है, अपन को कितनी वैल्यू ऐड करनी है इतनी, ठीक है। सबका आ गया कि करूं एक बार? श्रुति 6,92,550 आ रहा है। नाइनटीन ट्वेंटी में 5% लेस करोगे, बाकी 2021, 21, 22, 22, 23 10-10% WDV से लेस होता जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। हाँ पूछती हूँ, इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर है अपन अभी, ठीक है। इसी पॉइंट के अंदर नोट डाल लो, यहाँ पर ऐसे एरो बना के डाल लो। देखो above provision is applicable, above provision is applicable only for building, है ना। सिर्फ बिल्डिंग का ही नाम लिया, कोई और असेट का तो नहीं लिया है ना। only for building and not for any other asset, and not for any other asset. So if any other asset is brought into business, so if any other asset is brought into business, then actual cost shall be cost at which such asset were acquired, at which such asset were acquired। ठीक है, अपन नोट डालते जा रहे थे ना, तो ये अपना कौन सा था? नोट नंबर 2 था, बिल्डिंग वाला, ठीक है। नोट नंबर 3 बताऊं, थर्ड वाला। अपन ने ये अदर सोर्सेज में भी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, ठीक है। कि अगर कोई असेट गिफ्ट में मिला है या विल के थ्रू मिला है, ठीक है, तो मैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लूं। अब यहाँ पे मुझे एसेट की एक्चुअल कॉस्ट लेनी है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। मुझे एसेट गिफ्ट में मिला, ठीक है, तो मैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लूंगी? जैसे हाउस प्रॉपर्टी में कोई एसेट गिफ्ट में मिलता था, कैपिटल गेन्स में, सॉरी कैपिटल गेन्स में, कैपिटल गेन्स में अगर कोई गिफ्ट में मिलता था, ठीक है, तो जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके हाथ में कॉस्ट कितनी लेते थे? यहाँ पर भी वही करेंगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, बट माइनस कर देंगे अगर प्रीवियस ओनर को कुछ डेप्रिसिएशन अलाउ किया था। समझ में आया? ठीक है, तो लिखो if any asset acquired by way of gift or will, अपन लेंगे एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माइनस depreciation actually
allowed to previous owner. ठीक है, यहाँ नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। यहाँ अगर एक्चुअली में प्रीवियस ओनर को डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है इनकम टैक्स के अंदर तो वो माइनस कर देना, वरना माइनस मत करना। ठीक है, नोशनल डेप्रिसिएशन मैंने लिखा था वहां बिल्डिंग के केस में, नोशनल मतलब हमको डेप्रिसिएशन अलाउ किया नहीं है बट हम फिर भी माइनस कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चलो फोर्थ पॉइंट डालो। अभी चलेगा, कल तक चलेगा ये वाला टॉपिक। हाँ, क्या अभी बेटा बहुत है, इसलिए तो बोला कि कल तक चलेगा। के क्या वाले के? हाँ तो इसमें ही बहुत सारे हैं अभी, 8 9 नहीं, अभी फोर्थ वाला करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट लिखो। इफ एनी stock in trade, if any stock in trade is converted into capital asset। पहले मैंने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट बनाया और फिर उस कैपिटल एसेट को मैं बिजनेस में यूज करने लग गई। समझ गए? है ना? तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट लेनी पड़ेगी कैपिटल एसेट की डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, है ना? पहले पॉइंट लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। लिखो, क्या तक लिखा? इफ एनी स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट and such capital asset used in business यहाँ तो तुम लोग को पता होना चाहिए। जैसे अपन ने कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया था तो अपन ने एफबीओसी क्या माना था? एफएमबी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर भी यही करना है, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, लिखो देन एक्चुअल कॉस्ट शैल बी, actual cost shall be FMV as on date of conversion। ठीक है, चलो मैं इसका पूरा इम्प्लीकेशन तुम लोगों को बताती हूँ कि किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एसके बिल्डर्स का एग्जांपल है ना, एक एसके बिल्डर्स है, उनकी बेटा एक बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग क्या थी? उनका एसआईटी, उनका स्टॉक इन ट्रेड था। ठीक है, अब स्टॉक इन ट्रेड बेचते तो क्या आती? पीजीबीपी की इनकम आती। मतलब स्टॉक इन ट्रेड जितने में भी बिकता उतना आप सेल्स रेवेन्यू में ऐड करते, वैसे खर्चे माइनस करते तो प्रॉफिट पे टैक्स भरते, राइट? बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल एसेट और इस बिल्डिंग को ही अपनी बिजनेस के लिए क्या करने लग गए? यूज करने लगे। ठीक है, तो कन्वर्ट किया इनटू कैपिटल एसेट 16 जुलाई 2023 ले लेते हैं अपन डेट। इस दिन एफएमबी थी 12 लाख। ठीक है, अब ये जो 12 लाख है अगर ये कन्वर्ट ना करते और 12 लाख में इस दिन बेचते तो 12 लाख का क्या होता? सेल में ऐड होता, मतलब ये टैक्सेबल होता। तो अभी भी होगा टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, ये टैक्सेबल होगा 12 लाख, रेवेन्यू में ऐड होगा। समझ में आया? ठीक है,
और ये जो 12 लाख है, क्योंकि अब हमने कन्वर्ट कर लिया स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट और वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये 12 लाख क्या हो जाएगी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट भी हो जाएगी, जिस पर हम हर साल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे। समझ गए? ठीक है, 12 लाख मेरा टैक्सेबल भी होगा इस साल और मेरी एक्चुअल कॉस्ट में भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 लाख will be added to, हाँ, ब्लॉक ऑफ असेट। एक्चुअल कॉस्ट लेंगे 12 लाख। नोट कर लो इस एग्जांपल को। ठीक है, हो गया। चलो, कल भी ना अनु मैम की जैसी क्लास ओवर होगी, नीचे आ जाना।